पिछले 5 लेक्चर्स में हमने गुल्म चिकित्सा अध्याय को खत्म किया. So what we will do today is we will take a small revision, after which we move to the 6th chapter, that is Prameha Chikitsa. So as I said, Gulma is very difficult to explain. Gulma is a group of symptoms of a particular disease. इसमें वातज गुल्म, पित्तज गुल्म और कफज गुल्म के लक्षण अलग अलग हैं और चिकित्सा अलग अलग है. That is why we can assume that these are different group of diseases. जैसे प्रमेह में या ज्वर में चिकित्सा सेम है, but it is not the case with gulma. So we can assume that it is different diseases or different group of diseases. What I have done here in this note is I have further revised it to individual disease wise Panchanidan, so that it is more easier to study. So to start with, गुल्म के भेद, गुल्म के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं. What I'll do is I'll write here also so that we remember. 5 प्रकार हैं गुल्म के: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज. गुल्म के 5 स्थान हैं. नाभि के ऊपर हृदय, नाभि के नीचे बस्ती, नाभि के लेफ्ट साइड में वाम पार्श्व और नाभि के राइट साइड में दक्षिण पार्श्व. तो इट इज द होल ऑफ द एब्डोमेन विच इज एन एरिया फॉर द गुल्म. एज सेड अर्लियर, गुल्म में 3 चीजें मेन है. एक उत्सेद, देयर इज अ उत्सेद इन द डिस्टेंडेबल पोर्शन ऑफ द skin of the abdomen, or there is a palpable mass. Either there is an utsed or there is a palpable mass. Either there is a rise or there is a palpable mass. Second is the patient will have shul. Depending upon the type of gulma, he will have, किसी में ज्यादा शूल हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और किसी में बहुत ही हल्का शूल हो सकता है. And third, but the most important is he will have Agnimandya. He will have Agnimandya. Even Pittaj Gulma में भी Agnimandya होता है. So these are 5 स्थान of Gulma. Then we come to Vataj Gulma. Vataj Gulma के तीनों गुल्म के निदानों में 2 चीजें कॉमन है. एक कृशता और एक अति मद्यपान. So कृशता and अति मद्यपान are common in all 3 types of गुल्म. कृशता किस वजह से? कृशता या तो ज्वर से, वमन से, रेचन से, बेसिकली किसी भी रीजन से कृशता आना ये गुल्म का एक निदान है. क्योंकि कृशता ये धातुओं में कमी आने की वजह से, धातु क्षय के वजह से वात प्रकोप होता है. तो कृशता इज वन ऑफ द मेन रीजंस. फिर वातज गुल्म में वात प्रकोपक गुण के आहार. अब वात के गुण सबको पता है, तो वात प्रकोपक गुण के आहार, राइट द गुण ऑफ वात. रुक्ष आहार, उसके बाद शीत आहार, उसके बाद खर आहार तो होता नहीं है, लघु आहार, उपवास. सो ऑल दीज आर वात प्रकोपक गुण का आहार. फिर विचित्र क्रिया. विचित्र क्रिया मतलब ज्यादा उकड़ू बैठना या अलग अलग पोजिशंस में सोना. सो दीज आर ऑल विचित्र क्रिया. आगंतुज में बाहर से मार लगना या दबाव आना इस आगंतुज. मानस में शोक या तो शोक या फिर शोक और क्या था मैं भूल गया. क्रोध तो इसमें था. भय, शोक और भय ये मानस कारण. वेगावरोध, स्त्री संग, अति व्यायाम और श्रम, ये 4 जो कारण है ये तो वात वृद्धि के विहार है. तो वात प्रकोपक आहार, वात प्रकोपक विहार, विचित्र क्रिया और आगंतुज और मानस कारण, साथ ही साथ कृशता. वात गुल्म के रूप में क्या आएगा? अस्थाई वेदना, कभी कम कभी ज्यादा. अस्थाई आकार, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा. मलमूत्र वायु का अवरोध होगा, क्योंकि वात है. वात गुल्म में वात यूजुअली अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है. वात की यूजुअल गति नीचे की तरफ होती है. तो जब वात ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है तो मलमूत्र और वायु का अवरोध, बिकॉज इन तीनों का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है.
वात ऊपर आता है तो शुष्कता लाता है, तो मुख शोष होगा। वात में हमेशा अरुण वर्ण होता है, रेडिश ब्लैक, तो स्किन या बॉडी में अरुण वर्ण का डिस्कलरेशन होगा। शीत ज्वर, पेशेंट को ज्वर जैसा लगेगा लेकिन डॉक्टर को नहीं समझेगा। हृदय, पार्श्व, कुक्षि और स्कंद में वेदना। सो दिस इज बिकॉज द वात हैज इंक्रीज एंड द प्रेशर इन द एब्डोमेन हैज इंक्रीज, इट इज अपवर्ड्स। तो हृदय, पार्श्व, कुक्षि और स्कंद तक वेदना जाएगी। भोजनोत्तर आराम मिलेगा, क्योंकि भोजनोत्तर कफ का काल होता है, तो भोजनोत्तर आराम मिलेगा। और मधुर, आम्ल और लवण, MAL, व्हेन वी से रस, व्हाट वी, अष्टांग हृदय का अगर आप ये देखो तो स्वादु, आम्ल, लवण, तिक्तोष्ण, कषाय कहा, ऐसे रसों को बोला है। तो सिंपल है, M फॉर मधुर, A फॉर आम्ल, L फॉर लवण, T फॉर तिक्त, U फॉर उष्ण विच इज कटु रस एंड K फॉर कषाय। तो वात वाले रसों से आराम मिल जाएगा, वात के उलट रस लेंगे तो आराम कम हो जाएगा या लक्षण बढ़ जाएंगे। गुल्म की संप्राप्ति, गुल्म की संप्राप्ति तीनों गुल्मों में सेम है, सिर्फ पहली लाइन जो है दैट इज डिफरेंट। यहाँ पर वात स्व कारण से दुष्ट हुआ है, अपने कारणों से दुष्ट हुआ है, वेरेज इन पित्तज एंड इन कफज, पित्तावरोध या कफावरोध से वात दुष्ट होता है। या तो पित्तावरोध से वात दुष्ट होता है या तो कफावरोध से वात दुष्ट होता है। सो वात स्व कारण से दुष्ट होता है, महास्रोतसगत हो जाता है। महास्रोतस मतलब बेसिकली एब्डोमेन, बट इट कैन गो टू एनी ऑर्गन, इट कैन गो टू द इंटेस्टाइन्स, इट कैन गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट कैन गो टू द लिवर, इट कैन गो टू द पैनक्रियाज, द स्प्लीन, एनीवेयर। सो वात महास्रोतसगत हो जाता है। वात के वजह से पिंडाकार अनुभूति होती है, देयर इज अ पाल्पेबल और अ विजिबल मास, आइदर देयर इज अ पाल्पेबल मास और देयर इज अ विजिबल मास। पिंडाकार अनुभूति होती है, वेदना और शूल होता है, और गुल्म की उत्पत्ति होती है। तो इफ यू लुक आउट फॉर पित्तज गुल्म संप्राप्ति, पित्तज गुल्म की संप्राप्ति देखेंगे तो पित्तावरोध से वात दुष्ट, वात महास्रोतसगत, पिंडाकार अनुभूति, वेदना शूल और पित्तज गुल्म। कम टू कफज गुल्म संप्राप्ति, कफावरोध से वात दुष्ट, महास्रोतसगत, पिंडाकार अनुभूति, वेदना और कफगुल्म। So if you see the samprapti, the first step of the samprapti is different. The rest steps of the samprapti are same. तो संप्राप्ति समझने के बाद now we come to चिकित्सा. If you see the nidan and the samprapti of all three can be easily remembered if you remember one. अगर एक को याद रखें तो बाकी दो की संप्राप्ति और निदान हम easily याद रख सकते हैं। वातज गुल्म की चिकित्सा सिंपल है, कफ पित्त का रक्षण करते हुए पुनः पुनः स्नेहन और स्वेदन करना है, स्वेदन करना है और स्नेहन करना है। स्नेहन कैसे करते हैं? स्नेहन भोजन में घी लेके करेंगे, या बाह्य तैलाभ्यंग करके करेंगे, या और अगर गुल्म ऊपर की तरफ हो तो स्नेहपान करके करेंगे, अगर नीचे की तरफ है तो तेल का बस्ती लेके करेंगे। और स्वेदन कैसे करेंगे? स्वेदन क्यों करेंगे? स्वेदन इसलिए करेंगे क्योंकि स्रोतस के मुख मृदु हो जाते हैं, स्रोतस का मुख खुल जाता है और विबंधन नष्ट हो जाता है। तो वात को चलन के लिए, वात को यहाँ वहां घूमने के लिए जगह मिल जाती है, तो गुल्म कम हो जाता है, द प्रेशर रिड्यूस। साथ ही साथ वात को कम करने के लिए सिद्धि स्थान में कहे गए अलग अलग बस्तियों का प्रयोग करें। ध्यान में रखना यह है कि गुल्म में बस्ती चिकित्सा अतिशय बेस्ट है, लेकिन गुल्म चिकित्सा स्थान में कोई भी बस्ती का वर्णन नहीं है। गुल्म चिकित्सा स्थान में उन्होंने ये कहा है कि इसकी जो बस्तियां हैं ये हम सिद्धि स्थान में बताएंगे। वी विल, बिकॉज सिद्धि स्थान इज ऑल अबाउट बस्ती, बस्ती बहुत सारे बस्ती के योग सिद्धि स्थान में बताए। तो निरूह बस्ती का या अनुवासन बस्ती का मेंशन करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम इसके जो बस्ती यूज करने हैं ये हम एक जगह पर सिद्धि स्थान में बताएंगे। वातज गुल्म के कल्प जितने भी हैं ये सब कल्प अग्नि वर्धक कल्प है। पिप्पली, त्रयुषण, हिंगू, ये सब अग्निवर्धक, हपुषा अग्निवर्धक है। जितने भी घृत हैं सब अग्निवर्धक घृत हैं। चूर्ण में फिर से हींग वाला, हिंगवादी चूर्ण या हिंगवादी वटी,
तो हींग गुल्म में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए घुघरुत में भी हींग है, उसके बाद चूर्ण में भी हींग है, और वटी में भी हींग है। तो बिकॉज हींग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन गिव फॉर अग्निवर्धन, so that is why हींग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गुल्म चिकित्सा। आज की तारीख में भी जब हमारा पेट दर्द करता है तो हम क्या लेते हैं, गर्म पानी के साथ 2 चुटकी हींग डाल के लेते हैं। सो हींग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, एंड हींग अनुलोमन भी करता है। हींग जो है वो अनुलोमन भी करता है, इसीलिए हींग का वात की चिकित्सा में या वातज गुल्म की चिकित्सा में बहुत अच्छा काम होता है। फिर आता है आहार। वात के गुणों के विपरीत गुण वाला आहार लेना है। जैसे वात के गुण क्या है, स्निग्ध और शीत, सॉरी रुक्ष और शीत, तो उन दोनों के अपोजिट आहार लेना है, स्निग्ध और उष्ण। अग्निवर्धक करके लेना है, सिद्ध ले सकते हैं, जैसे सिद्ध यूष या सिद्ध शाड़व, सिद्ध माउसरस, या प्लेन माउसरस भी लेंगे तो भी जैसे जैसे बल बढ़ेगा वैसे वैसे वात कम होगा। उष्ण द्रव्यों से सिद्ध जल लेना है। ये वातज गुल्म में भी उष्ण द्रव्यों से सिद्ध जल लेना है, और कफज गुल्मों में भी उष्ण द्रव्यों से सिद्ध जल लेना है। तो उष्ण द्रव्यों से सिद्ध जल लिख के आप 2-4 उष्ण द्रव्य नीचे लिख सकते हैं, जैसे पंचकोल है, या फिर पिपली है, या फिर शुंठी है। तो आप 2-4 उष्ण द्रव्य वहां लिख सकते हैं। मात्रा में न कम न ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में भी खाने के लिए मना किया है, बहुत ही कम मात्रा में भी खाने के लिए मना किया है। और वातज गुल्म के साध्यासाध्यत्व में वातज गुल्म साध्य है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द पेशेंट इज एंड हाउ द उपद्रव ऑफ द गुल्म इज, विच वी विल टेक इन द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर। फिर आता है पित्तज गुल्म का निदान। पित्तज गुल्म के निदान में कृशता तो है ही, साथ में पित्त प्रकोपक गुण का आहार, उष्ण तीक्ष्ण विदाही, उष्ण तीक्ष्ण और विदाही आहार। क्षार का बहुत सारा लेना, दाह कारक द्रव्यों का बहुत सारा लेना, शुक्त लेना, फर्मेंटेड फूड लेना, व्यापन्न लेना मतलब खराब चीजें लेना या जो सड़ी गली है वो खाना, या फिर रक्त दोष उत्पन्न हो ऐसी क्रियाएं करना। क्रोध इज अ मानस, इसमें आगंतुज नहीं होता, तो क्रोध इज मानस। अति मद्यपान विच इज कॉमन इन ऑल 3। फिर उसके बाद अजीर्ण होना, बार बार अजीर्ण होना, और पित्त के विहार में जो आता है दैट इज आतप सेवन एंड अग्नि सेवन। ओके, फिर रूप में देखते हैं पित्तज गुल्म, वी हैव ऑल सीन दैट इट इज एन इन्फेक्शियस गुल्म, तो इसीलिए अधिक ज्वर, ज्वर ज्यादा आएगा तो तृष्णा, मूर्छा और भ्रम ज्यादा आएगा। खाना खाने के पश्चात जब खाना पचता है, खाने का परिणमन होता है, तब शूल होगा। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होने की वजह से जैसे ही हम गुल्म के एरिया को स्पर्श करेंगे वैसे वेदना होगी। गुल्म का एरिया रक्तवर्णी होगा, वात में कैसा था, अरुण वर्णी था। कफ में कैसा होगा, श्वेत वर्णी होगा। पित्त में कैसा होगा, रक्तवर्णी होगा। तो रक्तवर्ण। फिर उसके बाद कुक्षी, हृदय और वक्ष में दाह, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द गुल्म। और भोजन पूर्व आराम होता है, जैसे ही आहार ले लेते हैं, आहार का परिणमन होना चालू हो जाता है, वो पार्ट यूटिलाइज हो जाता है, तो उसमें दर्द होना, दाह होना चालू हो जाता है, बिकॉज दैट बिकम्स अ मूविंग पार्ट एंड देयर आर एंजाइम्स व्हिच आर पोरिंग इन। तो इसीलिए भोजन पूर्व आराम रहता है, जैसे ही भोजन लेते हैं वैसे आराम नष्ट हो जाता है। और कटु, कषाय, तिक्त और मधुर द्रव्यों के सेवन से आराम होता है। और नख, मल, मूत्र, नेत्र ये सब हारिद्र वर्णी हो जाते हैं, डार्क येलो कलर। पित्तज गुल्म की संप्राप्ति हमने देख ली। पित्तावरोध से वात दुष्ट हो जाता है, फैलना चालू कर देता है, महास्रोतसगत हो जाता है, पिंडाकार अनुभूति लाता है, ग्रोथ लाता है, पाल्पेबल मास लाता है, वेदना और शूल होता है, साथ ही साथ दाह भी हो सकता है यहाँ पर, और पित्तज गुल्म उत्पन्न होता है। पित्तज गुल्म इज अ स्पेशल गुल्म क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं और मार्ग दिए हैं। तो पित्तज गुल्म की 3 अवस्था, एक अपक्व, एक पच्यमान और एक पक्व। अपक्वावस्था में गुल्म ज्यादा जड़ होता है, थोड़ा सा कठिन होता है और शीत होता है।
इसकी ट्रीटमेंट हम विमलापन, विमलापन मतलब वहां पर प्रेशर देके थोड़ा सा उसको प्रेशर से दबा के हिला के हम उसको ठीक कर सकते हैं। पच्यमान अवस्था मतलब व्हेन द वॉर हैज ऑलरेडी बिगन, उसमें हम उपनाह दे सकते हैं ताकि वो जल्दी से पके। उपनाह देने से क्या हो जाता है, व्हेन वी गिव उपनाह, blood flow to that area increases, more WBCs are poured in that area and the war finishes with more soldiers on our side. So that is the benefit of upanaha. Upanaha देते हैं हमेशा पकाने के लिए, because blood circulation increases in the area where upanaha is given. तो पच्यमान अवस्था में वो थोड़ा सा मृदु हो जाता है, रक्तवर्णी हो जाता है, और उसमें उपनाह देने से पच्यमान अवस्था से हम जल्दी पक्वावस्था तक ले सकते हैं। पच्यमान अवस्था में एक और चीज होती है कि पच्यमान अवस्था में बिकॉज WBCs आर फ्लोइंग इन, देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्युलर फ्लूइड विच इज कमिंग इन, द इन्फ्लेमेशन इज द मैक्सिमम, उत्सेद मैक्सिमम हो जाता है, तो बहुत सारा नर्व एंडिंग्स इरिटेट हो जाते हैं, बहुत सारा दर्द और बहुत सारा दाह होता है इसमें। पक्वा अवस्था में दर्द और दाह कम हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑल द इन्फ्लेमेशन हैज गॉन, देयर इज ओनली अ पर्टिकुलर पस पॉकेट वेयर दिस इज रिमेनिंग, only a particular pus pocket where it is remaining, the pressure is there only in that area, तो inflammation and the pain is restricted only to a particular area, not it is not distributed. तो पक्वावस्था में वो जो उत्सेद है वो कम हो जाता है, इन सेलुलर फ्लूइड चले जाने की वजह से झुर्रियां आती हैं, कंडू आता है, दाह का शमन हो जाता है, और ऐसे पक्वावस्था में हमको भेदन करना चाहिए। वी शुड पंक्चर इट एंड रिमूव द पस सो दैट ऑल द प्रेशर गोज अवे। अब ये तीन की जो चिकित्साएं बताइए, ये तो हम बाहर से देख सकते हैं, अंदर वाले गुल्म की पक्वावस्था या अंदर वाले गुल्म की पच्यमान अवस्था हम नहीं देख सकते, क्योंकि we are not be able to see if the gulma is if the gulma is subcutaneous cyst, if it is a subcutaneous cyst which has come out and which is मतलब वो पक रही है, तभी हमको ये बाहर से देखने को मिलेगा, बट इट इज इफ इट इज अ इंटेस्टिनल और लार्ज इंटेस्टिनल और समथिंग रिलेटेड टू द गट वेयर इट इज इनसाइड, तो पित्तज गुल्म हम लक्षणों से ही समझ सकते हैं। वी विल नॉट बी एबल टू सी द अवस्था कि अंदर पक्व हो गया है या अपक्व हो गया है। तो फिर इसीलिए अवस्थानुरूप उसकी अलग से चिकित्सा बताइए। ये अवस्थानुरूप चिकित्सा जो है ये अभ्यंतर मार्ग के गुल्म की है, अंतस्थ गुल्म की है। बहिस्थ गुल्म की चिकित्सा यहाँ लिखी है, ये उपनाह, वेदन, विमलापन एक्सेट्रा। तो पित्तज गुल्मों में मार्ग क्या क्या होते हैं, एक अंतस्थ मार्ग होता है अंदर की तरफ, एक बहिस्थ मार्ग होता है बाहर की तरफ, मतलब वेयर द पस पॉकेट इज गोइंग टू बी फॉर्म, या जहां पर वो खुलने वाला है या फैलने वाला है। अंतस्थ में क्या दिखाई देता है, हृदय कुक्षी, मतलब द होल ऑफ द एब्डोमेन इज इरिटेटेड एंड स्वोलन, वेरेज बहिस्थ में सिर्फ जो एरिया में है इट इज अ लोकलाइज्ड उत्सेद, लोकलाइज्ड थिंग, मोर ऑफन इन द कुक्षी। पित्तज गुल्म के मार्ग तथा अवस्थानुरूप चिकित्सा, बहिस्थ अगर है तो उपरोक्त, उपरोक्त मतलब कौन सी, ये वाली सॉरी, तो बहिस्थ अगर है तो ये वाली चिकित्सा, अंतस्थ अगर है तो अंतस्थ में तो हमको समझेगा ही नहीं कि ये पच्यमान अवस्था में है या पक्वावस्था में है, हमको सिर्फ मतलब पच्यमान है या अपक्व है ही नहीं समझेगा, हमको सिर्फ पक्वावस्था में समझ में आता है। इसीलिए उनका कहना यह है कि जब पक्वावस्था होके अंदर ही अंदर उसका भेदन होके दोष या पस निकलना चालू करे, तो इसीलिए पहले स्तंभन नहीं करना चाहिए। लेट द पस फ्लो आउट, because it was meant to be flow out, it is not useful for the body, now it has to go out so that the next good skin needs to be formed inside, the next mucosal layer needs to be formed inside। तो इसीलिए प्रथम उसका स्तंभन नहीं करे। जो भी दोष हैं, क्लिन्न हुए हुए दोष हैं, या जो स्रोतस को क्लिन्न कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मॉइस्ट कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, उनको बहने दे, उनको बहने दे। फिर जब जब उनका बहना बंद हो जाएगा या उनका बहना कम हो जाएगा, तो तिक्त द्रव्य से और मधु और घृत से शोधन दे, सो दैट whatever is left out is also removed by force।
तिक्त द्रव्य क्यों? क्योंकि तिक्त द्रव्य उत्कृष्ट लेख रोपण है और फिर उसको अंतविद्रधि के समान शोधन और रोपण चिकित्सा करें। तो अंतस्थ पित्तज गुल्म में क्या करना है? वी हैव टू वेट टिल द पस इज फॉर्म्ड. Once the pus formed, it starts coming out. Once it starts coming out, then once it stops, we have to give तिक्त द्रव्य और शोधन. शोधन भी मधु और घृत के साथ. मधु जो है कषाय रसात्मक है, उत्कृष्ट लेखन का काम करता है. और फिर अंतविद्रधि के समान शोधन और रोपण चिकित्सा करनी. पित्तज गुल्म की चिकित्सा में उन्होंने क्या कहा है? पित्तज गुल्म की चिकित्सा में उन्होंने क्या है कि अगर स्निग्ध उष्ण है, स्निग्ध उष्ण कारण से गुल्म उत्पन्न हुआ है तो संस्रण करो. अगर रुक्ष उष्ण कारण से हुआ है तो सर्पी पान करो, घृतपान करो. अगर पक्वाशयस्थ है, पक्वाशय में गुल्म है या नीचे की तरफ गुल्म है तो तिक्त क्षीर बस्ती दे दो और विरेचन दे दो. मतलब दोषों को बाहर निकालो, बढ़े हुए पित्त को बाहर निकालो. कैसे निकालेंगे? बस्ती से या विरेचन से. अगर विदा है ज्यादा तो रक्त मोक्षण करो और फिर तर्पण. रक्त मोक्षण करते वक्त जब बल और रक्त ज्यादा बाहर हो जाता है तो उसके बाद तर्पण करो. और अगर कुछ भी चीज काम नहीं आए तो लास्ट में उन्होंने बोला है कि धन्वंतरी अधिकार से जो भी वैद्य हैं जो सर्जरीज करते हैं उनके पास जाके सर्जरी करवा ले. पित्तज गुल्म में अब देखोगे तो सबसे ज्यादा द्रव्य जो है, घृत बहुत ज्यादा है. गुल्म में बहुत ज्यादा घृत है. तो रोहिण्याद्य घृत, त्रायमाणाद्य घृत, आमलकाद्य घृत, द्राक्षाद्य घृत, वासा घृत जो रक्त पित्त वाला नहीं है, और त्रायमाण क्षीर. इसमें अगर देखेंगे तो नॉट ओनली घृत है, त्रायमाण, अमल की, द्राक्षा, ये सब विरेचन कल्प हैं. इनसे थोड़ा बहुत या तो संस्करण होगा या तो विरेचन होगा. तो घृत जो है वो अग्निवर्धन की दिया है. और तो जो सिद्ध द्रव्य है या सिद्ध इसलिए किया है ताकि पित्त जो है वो उसमें से बाहर निकल जाए या पित्त का शोधन हो जाए. पित्तज गुल्म में आहार क्या लेने को बोला है? नॉर्मल आहार लेने को बोला है. जंगल मांस, शादी धान्य, घृत, दुग्ध, ये पित्त शामक है, घृत और दुग्ध. तो खरजूर आदि बल देने वाली चीजें, अलग अलग फल और शीत द्रव्य से सिद्ध जल. ध्यान रखिए, उष्ण द्रव्य से सिद्ध उष्ण जल जो है ये वात और कफ में दिया जाता है और शीत द्रव्य से सिद्ध शीत जल जो है वो पित्त में दिया जाता है. फिर हम चलते हैं कफज गुल्म में. कफज गुल्म में भी कृशता आती है. कफ प्रकोपक गुण का आहार विहार कौन सा? स्निग्ध. उसके बाद स्निग्ध है, शीत है, ऐसे द्रव्यों का आहार. फिर अति मद्यपान, आलस्य और दिवास्वाप जो है ये कफ प्रकोपक विहार है. और अमात्राशन और अजीर्णाशन. अमात्राशन मतलब अपनी मात्रा या अपनी भूख से ज्यादा खाना, और अजीर्णाशन का मतलब बार बार खाना, पुराना अन्न पचने के पहले खा लेना. तो अमात्राशन और अजीर्णाशन, इन दोनों की वजह से भी कफज गुल्म होता है. कफज गुल्म के रूप में उन्होंने कहा है शीतज ज्वर. वातज गुल्म में भी शीतज ज्वर होता है, कफज गुल्म में भी शीतज ज्वर होता है, पित्तज गुल्म में उष्ण ज्वर होता है. तो शीतज ज्वर है, कफ प्रकोप है तो वमन है, निद्रा है, आलस्य है, स्थैमित्य है, अरुचि है, अविपाक है, अग्निमांद्य है. तो ये दोनों चीजें दिखेंगी. उष्ण, तीक्ष्ण और कषाय, और सॉरी उष्ण, तिक्त और कषाय रस से आराम हो जाता है. इससे उलट द्रव्यों से, इसके उलट रसों से रोग बढ़ जाता है. नखादि श्वेत वर्णी हो जाते हैं और चिकित्सा नहीं करने पर, अचिकित्स्य रहने पर इसमें हृदरोग, कास और श्वास आदि उपद्रव हो जाते हैं. गुल्म की संप्राप्ति अगेन वेरी इजी. कफावरोध से वात दुष्ट. तो वात इज दुष्ट बिकॉज ऑफ कफावरोध. दैट वात गोज इनटू महास्रोतस. पिंडाकार अनुभूति होती है, वेदना होती है और शूल होता है. इसी से कफज गुल्म की उत्पत्ति होती है. So we have 10 minutes left and we will complete this chapter before anything the lecture ends. So I am putting out the attendance links. Kindly give the attendance and come back. उसके बाद कफज गुल्म की चिकित्सा. कफज गुल्म की चिकित्सा में उन्होंने कहा है कि जो अवाम्य है, जो गर्भिणी है या बलहीन रोगी है, क्षतक्षीण है, ऐसे इसमें वमन नहीं दे सकते. तो जो अवाम्य है उसमें हमको लंघन करना चाहिए. कफज गुल्मों में अवाम्य में हमको लंघन करना चाहिए. अगर उत्क्लेश है, कफ बढ़ा हुआ है, रुल्लास है, अरुचि है, कफ छर्दी हो रही है तो फिर वमन करना चाहिए.
उत्क्लेश जब तक नहीं हो, हमने इसमें भी देखा था, ज्वर में भी देखा था, जब तक उत्क्लेश नहीं हो तब तक वमन नहीं देना चाहिए। बिकॉज दिस वमन इज सद्यो वमन, इट इज नॉट अ प्लैंड वमन। इस वमन के पहले हम स्नेह स्वेद वगैरह नहीं देते। दिस इज अ सद्यो वमन। रुग्ण उत्क्लेश होके आया, हमने तुरंत वमन दे दिया, तो दिस इज अ सद्यो वमन। वमन के पश्चात फिर स्वेदन करके विलयन करना है। जैसे पित्तज में अपक्वावस्था में विमलापन था, वैसे ही स्वेदन करके विलयन करना है। कटुतिक्त औषध लेना है, क्षार युक्त घृत लेना है, विरेचन करवाना है, दशमूल आदि का अनुवासन बस्ती देना है। और कफ गुल्म की चिकित्सा में 3 स्पेशल प्रकार की ट्रीटमेंट बताई है उन्होंने, क्षार, अरिष्ट और अग्नि। तो क्षार में क्या देते हैं? क्षार उस गुल्म में देते हैं जो विस्तृत है, जड़ है, कठोर है, फैला हुआ है। तो उसमें अलग अलग प्रकार के क्षार देते हैं पान के लिए, पीने के लिए। और ये 2 या 3 दिन के गैप से देते हैं। इसका भी रीजन मैंने बता दिया था कि बार बार रोज रोज क्षार देंगे तो क्षार इज अ क्षारीय पदार्थ है, इट इज एन इरिटेटिव। अंदर जाके इरिटेशन करेगा, अंदर जाके इरिटेशन करेगा तो व्हाट हैपेंस इज अंदर की म्यूकोजा जो है वो जल जाएगी, या अंदर की म्यूकोजा जो है वो कम हो, ये हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी। तो इसीलिए 2-3 दिन का गैप देते हैं ताकि उसमें हम म्यूकोजा को भरने के लिए टाइम दे दें। अरिष्ट जो है वो ऐसे रुग्ण को देते हैं जिसकी मंदाग्नि है, क्योंकि अरिष्ट तीक्ष्ण उष्ण होता है। और अरिष्ट देने में ऐसा रुग्ण देखा जाता है जिसको मध्य सात्म्य है। ये भी मैंने कहा था कि यहाँ पर जो अरिष्ट एक्सपेक्टेड है दैट इज नॉट 4 चम्मच जैसे हम पंचारिष्ट लेते हैं। यहाँ पर अरिष्ट जो एक्सपेक्टेड है दैट इज मोर इन क्वांटिटी। सो दैट इज वाई दे आर लुकिंग आउट फॉर मध्य सात्म्य, क्योंकि उनको भी पता है कि 3-4 चम्मच से कुछ नहीं होने वाला किसी को। मैं अगर 3-4 चम्मच पंचारिष्ट ले लूं तो क्या मुझे अरिष्ट चढ़ने वाला है? इट इज ओनली 7% ऑफ अल्कोहल, तो चढ़ने नहीं वाला। सो यहाँ पर जब वो बोल रहे हैं कि मध्य सात्म्य को अरिष्ट दे दो, तो इसका मतलब अरिष्ट की मात्रा भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है उनको। अग्नि जो है, अग्नि चिकित्सा तब की जाती है जब किसी भी चिकित्सा से फल नहीं मिले। ध्यान रखिए, कफ के वात के आमेय प्रयोग में हमने देखा था कि अगर किसी भी चिकित्सा से वात गुल्म में फायदा नहीं हो तो हमको क्या करना चाहिए? रक्त मोक्षण करना चाहिए। वैसे ही कफज, इसमें अगर किसी भी चिकित्सा से फायदा नहीं हो तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अग्नि कर्म करना चाहिए। कफज गुल्म में उन्होंने अलग अलग कल्प बताए हैं। ये कल्प जो हैं ये सभी उष्ण कल्प हैं, सभी उभज भल्ला तक है, पंचकोल है, तो ये सब उष्ण कल्प हैं। और इनके घृत बताए हैं। घृत क्यों? क्योंकि घृत जो है वो वात शामक होता है, और जो सिद्ध द्रव्य हैं वो कफ शामक हो जाएंगे। फिर मिश्रक स्नेह जैसे कटु क्षार युक्त स्नेह बताए हैं उन्होंने। क्षार और कटु युक्त स्नेह, मिश्रक स्नेह जैसे। विरेचन के लिए दंती हरितकी जैसे कल्प बताए हैं। और कफज गुल्म में उन्होंने कपिंग थेरेपी जैसे प्रयोग बताए हैं, जिसमें हम मटके को गर्म करके गुल्म में रख देते हैं। गुल्म के ऊपर जब मटका ठंडा हो जाता है तो गुल्म उसमें पकड़ लिया जाता है। कफज गुल में आहार कैसे लेना चाहिए? लघु लेना चाहिए, सुपाच्य लेना चाहिए, उष्ण आहार लेना चाहिए। सो वंस, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से, वंस यू नो, वंस यू हैव डन द फर्स्ट ईयर प्रॉपरली, अगर आपने फर्स्ट ईयर को अच्छी तरह से कर लिया है तो आगे 3rd ईयर तक काम आता है। तो अगर आपको कफ के गुण पता है तो आपको कफज गुल्म में क्या आहार लेना है वो पता है। एटलीस्ट यू नो द प्रिंसिपल कि कफज गुल्म में उष्ण, लघु, सुपाच्य आहार लेना है। तो उष्ण लघु सुपाच्य आहार में क्या क्या आएगा? जंगल मांस आएगा, लघु होता है। पुराण धान्य आएगा, लघु होता है। तीक्ष्ण अग्नि दीपक मध्य आएंगे। उष्ण द्रव्य से सिद्ध उष्ण जल आएगा। ये तीनों हो जाने के बाद वी गो टू सन्निपातज। आई हैव मेंशन्ड सन्निपातज इज द लास्ट। सन्निपातज गुल्म अलग से मेंशन्ड है बिकॉज ये प्रकृति विषम समवेत है। सन्निपातज गुल्म में क्या होगा? सन्निपातज गुल्म में वेदना भी होगी जो वात में ज्यादा होती है, उत्सेद भी होगा जो कफ में ज्यादा होता है, कठोरता भी होगी जो प्लस प्लस मीन्स अधिक, अधिकाधिक, अधिकाधिक वेदना, अधिकाधिक उत्सेद, अधिकाधिक कठोरता, अधिकाधिक शीघ्र पाक। तो पित्त के भी सिम्टम्स हैं इसमें, कफ के भी हैं, वात के भी हैं।
और इसीलिए सन्निपातज गुल्म जो है वो असाध्य माना जाता है। अब हम चलते हैं रक्तज गुल्म पे। रक्तज गुल्म की निदान में ऋतुकाल में उपवास बताया है, गर्भ का, मैथुन के बाद गर्भ ठहरने का भय, वृक्ष आहार विहार, वेगावरोध और रति स्तंभक द्रव्य। रति स्तंभक द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जो ऑर्गेजम को लाने के लिए यूज किए जाते हैं और इससे योनि दुष्टि होने के चांसेस होते हैं। इफ यू सी ऑल दीज आर vata prakopak. So here what you have, here you have vata prakop but at a particular place. It is not there in the abdomen, it is only restricted to the yoni marga including the vagina and the uterus of the female. So because it is vagina and the uterus, rakta gulma purusho mein nahi hota. There are only two diseases, yoni vyapad and rakta gulma, which doesn't happen in males. ध्यान रखिए, कभी कभी वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त गुल्मों के रूप सिंपल है, गर्भ के जैसे उसके लक्षण दिखते हैं सब, उधर भारी हो जाता है, स्तन से दूध आना चालू हो जाता है। सो एवरीथिंग विच हैपेंस इज लाइक द गर्भ, बट इट इज अ पिंड विच इज हस्तपाद रहित, हाथ पांव के बिना। इसमें स्पंदन नहीं होता, दीर्घ काल में कभी एक बार स्पंदन हो जाता है। और ये आर्तव दर्शन काल में, दैट इज फ्रॉम मेनार्च 14-15 ईयर्स टू मेनोपॉज 45 to 48 ईयर्स तक आता है। इसके पहले या इसके बाद रक्त गुल्म उत्पन्न नहीं होता। रक्त गुल्म की चिकित्सा में 10 मास में साध्य है, तो इसीलिए जितना पुराना उतना अच्छा। क्षार देते हैं, यहाँ क्षार जो है ये लगाने के लिए ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज यहाँ क्षार जलाने का इनका एक मतलब पी के कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो यह द क्षार इज लगाने के लिए। सिमिलरली योनि में पिच्चू धारण करने के लिए अलग अलग प्रकार के शोधन द्रव्य, उसके साथ साथ उष्ण पित्त, मछली का, सुअर का, ऐसे सब पित्त का पिच्चू देते हैं। दशमूल की उत्तर बस्ती देते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। तिक्त घृत का अनुवासन देते हैं। दूषित रक्त अगर आ रहा है तो उसको स्तंभन नहीं करना चाहिए, जैसे पक्व गुल्म में, पक्व रक्त पित्तज गुल्म में हमको स्तंभन नहीं करने को बोला था, वैसे ही अगर रक्त गुल्म फट जाए और उससे दूषित रक्त आ रहा है तो उसका स्तंभन नहीं करना चाहिए, रादर उसमें तर्पण करना चाहिए, क्योंकि रक्त शरीर से बाहर जा रहा है तो रक्तम जीव इति स्थिति ही से तर्पण करना चाहिए। और अगर स्राव नहीं हो रहा है तब उसमें भेदन करना चाहिए। गुल्म के चिकित्सा सूत्र देखते हैं। गुल्म की चिकित्सा सूत्र में कफ वातेजित प्राये पित्तम शोणितम एव वा यदि कुप्यति वातस्य क्रियमाणे चिकित्सिते यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कार्यम भिषग्जितम आदौ अंतेत मध्ये च मारुतम परिरक्षिता। किसी भी गुल्म की कोई भी ट्रीटमेंट करो, ध्यान रखो हमेशा वात पे कंट्रोल नहीं छूटना चाहिए। कोई भी गुल्म मतलब वात की अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वात से छूटेगा ही नहीं, लेकिन अगर कफ और वात, कफ और पित्त से भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कफ और पित्तज गुल्म की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो भी ध्यान रखिए कि वात से कंट्रोल नहीं छूटना चाहिए। गुल्म की साध्यासाध्यत्व, गुल्म का साध्यासाध्यत्व उन्होंने 3 प्रकार से बताया है। एक गुल्मानुसार, अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, ज्यादा गुरु है, कठिन है, ज्यादा डीप रूटेड है, सिरा व्याप्त है, तो वो असाध्य हो जाता है। रुग्णानुसार, अगर रुग्ण व्याकुल है, उसको अरुचि है, रुल्लास है, कास है, वमन है, ज्वर है, तृष्णा है, व्याकुल परिस्थिति में है, तो वो असाध्य है। और उपद्रवानुसार, अगर रुग्ण में ज्वर है, श्वास है, वमन है, अतिसार है और नाभि हस्तपाद में शोथ है, तब वो असाध्य है। So this finishes the revision of Gulma, all the Gulma lectures, and these notes will be uploaded to Moodle shortly. If you have any questions, you can ask. Otherwise, we end the meeting here. You can ask me on WhatsApp also, not an issue. So we end the meeting here.